नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो टीचिंग होती है, जिसको फाइनल प्रैक्टिकल कहा जाता है, शिक्षण अभ्यास का जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, उसमें किस प्रकार से हमें पढ़ाना होता है जा कर के, उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमको सवाल आए हैं कि मैम प्लीज़ आप ये बताइए कि हम लोग कक्षा में कैसे जाकर पढ़ाएंगे और जो एक्सटर्नल आते हैं वो किस प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो है कि आपको अपने लेसन प्लान्स को अलग अलग कॉपीज़ में लिख करके लेकर के जाना है और साथ में उसमें हमको कुछ जो आपके उस पार्ट से रिलेटेड जो पिक्चर्स होते हैं वो आप बना भी सकते हैं और उन पिक्चर्स को आप लगा भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको तैयार करना है और अपने लेसन प्लान को उसमें आपकी जो कॉपी है उसमें लिखना है। और कक्षा में जो भी आपको क्लास अलॉट होती है उसमें जा कर के हमको उसको पीछे की ओर रख देना है और साथ ही हमें जो फाइनल प्लान हम पढ़ा रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी होती है, ताकि जो एक्सटर्नल होते हैं वो ये देख पाते हैं कि आप कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हैं और उसकी पाठचर्या क्या है। तो जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पाठ्य योजना कॉपी को पीछे ले जाकर रख देते हैं और पहले तो ये हम देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका साफ़ है कि नहीं। तो आप बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हुए, बात करते हुए, उनसे पीछे की ओर देखते हुए जाकर के आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड जो है वो उसको आप साफ़ करें। तो ब्लैक बोर्ड आपका साफ़ होना चाहिए और उसमें जो आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, जो आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, जो जानकारी होती है आपको श्याम पट्ट पे, वो भी आपको फिल करनी चाहिए कि कौन सी क्लास है, कितने बच्चे हैं, कितने अनुपस्थित हैं, कितने उपस्थित हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूलों में आपको फिल मिलता है। तो शीर्षक जो वाला जो कॉलम है वो हमें छोड़ देना चाहिए और क्लास में घुसने के बाद हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा ये नाम है और मैं आपको ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आई हूँ। फिर इसके बाद आपको जो आपके प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो आपको पूछने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमारा देश भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आपका जो पता है वो क्या है, आप किस ज़िले में रहते हैं। फिर कि यदि बच्चा बताता है कि हम जबलपुर में रहते हैं तो फिर जबलपुर किस राज्य में आता है, फिर मध्य प्रदेश किस देश में आता है। इस प्रकार से आप 4-5 प्रश्न कर सकते हैं और अंत में हमारा जो उत्तर होता है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं और अंतिम जो प्रश्न होता है हमारा, वो हमारे शीर्षक को डिफाइन करना होना चाहिए। जैसे यदि आपने पूछा कि मध्य प्रदेश किस देश में आता है, तो बच्चा आपको बताएगा कि मध्य प्रदेश जो है वो हमारे भारत देश में आता है। फिर आप पूछ सकते हैं कि तो हमारे देश का क्या नाम है, भारत है। तो आप इस प्रकार से अपने उद्देश्य कथन को कह सकते हैं कि आज हम आपको हमारा भारत देश पाठ को पढ़ाने के लिए आए हैं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी के विषयों में भी कर सकते हैं, विज्ञान के विषयों में भी, सभी विषयों में इसी तरह से आपको उद्देश्य कथन लिखना है। फिर इसके बाद जब हम अगर मान लीजिए हम लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, तो लैंग्वेज में एक चीज़ होती है कि सबसे पहले आपको आदर्श पठन करना होता है। तो आदर्श पठन, और जैसे ही आप उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, तो ये बोलते हुए आपको ब्लैक बोर्ड पर बीचों बीच आपको अपने शीर्षक को लिखना पड़ता है इन्वर्टेड कॉमा में और उसके नीचे एक अंडरलाइन करनी होती है। तो ये आपका शीर्षक हो गया। फिर हम बच्चे से स्वयं लेते हैं आपका जो पाठ होता है और उसका एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ जो भी आपने अपनी उसमें शामिल किया हुआ है पाठ्य योजना में, उसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जैसे ही हम पढ़ते हैं तो वो हमारा आदर्श पठन कहलाता है और इसके बाद हम किसी भी एक विद्यार्थी को खड़ा करते हैं और उससे ये कहते हैं कि अब आप इसको पढ़िए। तो वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा, एक एक 2-2 लाइन हम सबसे पढ़वाते हैं और फिर हम बच्चों से काठिन्य निवारण के लिए कुछ कठिन शब्दों को उसमें से निकालते हैं।
और बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए कौन से कठिन शब्द का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ कठिन शब्दों को हम पूछते जाते हैं और बच्चों से बात करते हुए हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो अब लपेट श्याम पट का जो यूज़ होता है वो यहीं पर होता है कि हमें एक एक शब्द को ब्लैक बोर्ड पर उस समय नहीं लिखना होता है। हम एक रोलर बोर्ड अपने साथ ले जाते हैं और उस पर ही हम शब्द अर्थ को पहले से ही लिख कर के ले जाते हैं। और जिस समय हमारा ये पार्ट आता है पढ़ाने का तो हम अपने रोलर बोर्ड को खोल करके ब्लैक बोर्ड पर या वहाँ आसपास जो एक कोई कील होती है या आप कील स्वयं भी ले जा सकते हैं, तो वो आप ले जा करके वहाँ पर टांग देते हैं और फिर उसको बताते हैं। फिर आता है आपकी कि आप उस पाठ की व्याख्या कर दें। और कई बार जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हम पाठ का विकास प्रश्न पूछते पूछते करते हैं, लेकिन यदि वो कोई कविता या गद्य होता है तब हम उसको समझाते हैं, जिसको हम भावबोध कहते हैं। तो ये आपका पाठ योजना को पढ़ाने का तरीका हो गया। तीसरे पार्ट में हम आते हैं, आपके बोध प्रश्न को पूछते हैं। यदि कविता होती है तो भावबोध होता है और यदि बाकी सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपके प्रश्न बोध प्रश्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझाते हैं और फिर बच्चों से एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। बच्चे प्रश्न का उत्तर देते हैं और प्रश्न का उत्तर यदि कोई बच्चा नहीं दे पाता तो हमें उसको खड़ा करना होता है। और जब कोई दूसरा बच्चा उस प्रश्न का सही उत्तर दे देता है तब हम उस दूसरे बच्चे से कहते हैं कि आप उस आंसर को रिपीट कीजिए और उसके बाद आप बैठिए। और इस दौरान आप याद रखें कि अपने हाथ में आपको डस्टर नहीं लेकर के पढ़ाना है, रूल या स्केल लेकर के नहीं पढ़ाना है। कई लोग चार्ट को ही रोल बना करके और ऐसे ऐसे करते हुए चलते हैं, ये सब हमको बिल्कुल नहीं करना है। और जो हमारा पुस्तक पकड़ने का जो तरीका है, जब हम आदर्श पठन करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा पुस्तक को आप ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से पकड़िए कि आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे पुस्तक को पकड़ेंगे। कई लोग ऐसे पकड़ते हैं तो ये सही तरीका नहीं है। तो हमको हमेशा इन उंगलियों का यूज़ करना है, एक ही हाथ में पुस्तक को लेना है और चलते हुए हमको पूरी क्लास को कवर करते हुए घूम करके फिर पढ़ाना है। तो ये तरीका होता है। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को भी पढ़ाएंगे कि थोड़ा सा हम कुछ कठिन शब्द जो है वो शब्दार्थ वो आप एक बार में ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आदर्श पठन और अनुकरण वाचन को 2 बार कर सकते हैं। और उसके बाद व्याख्या कीजिए, फिर प्रश्न पूछिए और फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में आप छोटे छोटे प्रश्नों को पुनः घुमाकर पूछिए। और अंत में और फिर आपका जो रोलर बोर्ड का सेकेंड पार्ट होता है दूसरी तरफ, उस वहाँ पर हम अभ्यास कार्य या कक्षा कार्य लिख करके ले जाते हैं और उसमें हम खाली स्थान रखते हैं, सही गलत लिखते हैं और सही जोड़ी बनाइए, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो उसको हम खोल करके वहाँ टांग देते हैं और बच्चों को कितना समझ में आया है ये टेस्ट करने का ये एक तरीका होता है। तो बच्चों से आप पूछते हुए उसके खाली स्थान वहीं पर भरते हैं और बच्चों को भी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहते हैं। बीच बीच में आपको अपना जो चार्ट है वो दिखाना होता है। जैसे आपने कोई मॉडल बनाया है, आप हमारे देश से रिलेटेड है, भारत का नक्शा दिखाना चाहते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति दिखाना चाहते हैं, या आप भारत को थर्मोकोल पर काट करके कोई मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप मोबाइल में लाइव मॉडल भी दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को आप जहाँ जहाँ पर ये चीज़ आती है वहाँ आप अपने टीचिंग एड्स को भी दिखाइए और प्रश्न पूछिए, ये क्या है, किससे बना है, इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे। और अंत में आपको गृह कार्य का एक क्वेश्चन देना होता है जो आपको जो क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है वहाँ पर लिखना होता है। तो उसको बीचों बीच हम लिखते हैं और बच्चों से उसको लिख करके लाने के लिए कहते हैं। तो ये हमारा पूरा तरीका होता है कि बच्चों से आप किस प्रकार से इंटरेक्शन करें। आप जा कर के डायरेक्ट किताब उठा करके पढ़ाना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान सही नहीं होता है। मैंने जो आपको तरीका बताया है आप उसी तरीके से पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाएंगे तो आप सभी से बहुत अच्छे से बनेगा। और आपने जो लेसन प्लान बनाए हुए हैं उसकी एक बार अपने घर में आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अपने घर वालों को बिठा करके पढ़ाइए या आप अपने वीडियो के सामने वीडियो बना करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी कौन सी गलतियाँ हैं।
तो आशा है कि आप सभी को लेसन प्लान क्लास में किस तरह से पढ़ाते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को और वीडियो को शेयर करें ताकि प्रैक्टिकल का समय है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।